Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have started cell cycle and division and covered about the interphase and their subphases like G1, S and G2. और इन सब फेजेस में जो इवेंट्स हो रहे हैं उन्हें भी हमने कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे एम फेज के बारे में। एम फेज दो तरह की होती है, माइटोसिस और मियोसिस। तो पहले हम कवर करेंगे माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है। हम इसे इक्वेशनल डिवीजन क्यों कह रहे हैं कि ये जो आपकी माइटोसिस जो है बेटा वो कहलाती है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन हम इसलिए बोल रहे हैं कि एक पेरेंट सेल है, उससे जब दो डॉटर सेल्स बनेंगी तो उनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा क्या होगा? नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है तो उसकी डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। हम क्या कह रहे हैं कि अगर एक पेरेंट सेल है वो डिवाइड होती है, डिवीजन उसमें होगा और जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेगा। एनसीईआरटी माइटोसिस को मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोलती है या मोस्ट ड्रामेटिक डिवीजन इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेंगी, इसमें बहुत सारे फेजेस देखने को मिलेंगे। नीट 2021 में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एक चैप्टर से, दैट इज 12 to 16, 12 से 16 नंबर किससे आए हुए थे? आपके सेल साइकिल एंड डिवीजन से। और यही जो एवरेज है वो नेक्स्ट एग्जाम में रहने वाला है और बिल्कुल एनसीईआरटी से, सिर्फ एनसीईआरटी से, कुछ बाहर से नहीं पूछा जाता। तो इसीलिए एनसीईआरटी को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो माइटोसिस जिसको मोस्ट ड्रामेटिक फेज कहा जाता है, मोस्ट ड्रामेटिक डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी आपको वेरिएशन देखने को मिलती है। किसने इसको डिस्कवर किया था? डिस्कवरी में अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो स्ट्रॉसबर्गर का नाम आता है। ठीक है, स्ट्रॉसबर्गर ने माइटोसिस को डिस्कवर किया था सबसे पहले प्लांट सेल्स में। अब जैसे फेजेस हमने पढ़ी थी, किसमें पढ़ी थी? इंटरफेज में सब फेजेस पढ़ी थी। उन फेजेस का नाम हमने अपनी सहूलियत से दिया था, G1 है, S है, G2 है। वैसे ही जो माइटोसिस है उसको भी हमने क्या कर दिया? सबसे पहले माइटोसिस को हमने 2 फेजेस में डिवाइड कर दिया। माइटोसिस को हमने 2 फेजेस में डिवाइड कर दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा और उसे हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस की न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। और न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद आपका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करेगा, दैट इज साइटोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे उसको? साइटोकाइनेसिस। पहले बेटा न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स हैं उनका सेपरेशन होगा, उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाएगा और डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करेगा। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कैरियोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस में भी क्या है? आपके फेजेस हैं, सब फेजेस हैं। और पहला आता है दैट इज पीमैट, मतलब पहला क्या, पूरे ही पीमैट हैं। फर्स्ट इज प्रोफेज, इसको हम याद रखते हैं पीमैट के नाम से, सीक्वेंस इसका याद रखते हैं। सो फर्स्ट इज प्रोफेज, सेकेंड इज मेटाफेज, थर्ड जो है वो है आपका एनाफेज। थर्ड क्या है बेटा? एनाफेज। और लास्ट जो है वो है टीलोफेज। देखिए इसमें सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड जिसका है, सबसे लॉन्गेस्ट जो टाइम पीरियड है वो है आपका प्रोफेज का, और सबसे शॉर्टेस्ट जो है वो है आपका एनाफेज, सबसे शॉर्टेस्ट। अगर आपको साइज देखना है क्रोमोसोम का तो वो मिलेगा कहाँ पर देखने को मिलेगा? क्रोमोसोम का साइज मेटाफेज में। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद होने चाहिए। एनाफेज में हम उसकी शेप्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एम्नियोसेंटेसिस करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है, जब वो अपने मदर के उम्ब में है, एक एम्ब्रियो, उसमें अगर
कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है नहीं है, क्योंकि कई बार क्या है उसका जो पेडिग्री है, उसकी जो हिस्ट्री है, हो सकता है उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स आए हों, तो उसको चेक करने के लिए एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। उसमें हम क्या देखते हैं, क्रोमोसोम्स का साइज देखते हैं। कौन से फेज में, मेटाफेज में, कि कुछ डिलीट तो नहीं हो गया है कोई पार्ट, या कोई डबल तो नहीं हो गया है, मतलब एडिशन, डुप्लीकेशन, डिलीशन, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन आता है कि साइज आप कहाँ पर, आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मेटाफेज में, और शेप कहाँ देखने को मिलेगी, एनाफेज में। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेज, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेज की। प्रोफेज को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। देखिए, सबसे पहले ये जो सेल है, इसके अंदर ये क्या कर चुकी है, ये आपकी जो फेजेस हैं, डिफरेंट फेजेस हैं, G1, S, G2, इनमें से गुजर चुकी है। अब इसमें माइटोसिस की पहली फेज स्टार्ट होने वाली है, दैट इज प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा कि इसका ये जो हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें जो आपका क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस है, धागे की तरह है, ऐसा कुछ बॉल लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमेटिन हम इसको बोलेंगे, क्रोमोसोम भी नहीं कहेंगे, कि जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो आपको एक बॉल की तरह देखने को मिलेंगे अर्ली प्रोफेज में। फिर बाद में क्या होगा कि यहाँ पर जो सेंट्रियोल्स जो हैं, ठीक है, ये सेंट्रियोल्स हैं, दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द पोल्स। यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं, और इन सेंट्रियोल्स की जो मूवमेंट है वो पोल की तरफ स्टार्ट हो जाएगी। सेंट्रियोल्स की मूवमेंट टुवर्ड द पोल स्टार्ट हो जाएगी। हम कहते हैं इसको पोलवर्ड मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पोलवर्ड मूवमेंट। तो बेटा जैसे धीरे धीरे लेट प्रोफेज आएगा, आपके सेंट्रियोल्स जो हैं, ये मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ ताकि इसके आप नोट्स भी बना सके, आपको नोट्स मिल भी जाएंगे इस चैप्टर के, बट फिर भी ये याद होना चाहिए। ठीक है, ये सेंट्रियोल्स जो हैं लास्ट में लेट प्रोफेज में आपके सेंट्रियोल्स कहाँ पहुँच जाएंगे, पोल्स पे पहुँच जाएंगे, अपोजिट पोल्स पे। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। और लेट प्रोफेज में ये जो आपको कंडेंस्ड एकदम क्रोमेटिन फाइबर्स जो थे वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड दे विल फॉर्म व्हाट दे विल फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमेटिन से क्या बन जाएंगे, आपके क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, मतलब इनमें कंडेंसेशन हो जाएगी और ये क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करेंगे। नाउ अब जो सेल है वो कहाँ चली जाएगी, नाउ इट विल मूव और इट विल एंटर इनटू द मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टोटली डिसअपीयर हो चुका होगा। आपके सेंट्रियोल्स की जो पोलवर्ड मूवमेंट जो है वो खत्म हो चुकी होगी। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं इसमें से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, इसको एस्टर रेस भी कहते हैं। तो यूजुअली प्लांट सेल जो होती है उसमें एस्टर रेस नहीं बनती हैं, तो उसको एन एस्ट्रल, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एन एस्ट्रल या डिवीजन भी कहते हैं। प्लांट सेल में एज एस्टर रेज नहीं बनती हैं, और एनिमल सेल में इसको एम्फी एस्ट्रल बोलते हैं। एम्फी एस्ट्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एस्टर रेज की फॉर्मेशन होती है, दोनों तरह से एस्टर रेज निकलती हैं। तो एम्फी एस्ट्रल प्लांट एनिमल सेल में, एन एस्ट्रल मतलब जिसमें एस्टर रेज नहीं होंगी, दैट इज इन योर प्लांट सेल। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स जो हैं, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपीयर हो चुका होगा। आपके क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से कहाँ पर, इक्वेटर पे अरेंज होंगे। कहाँ अरेंज होंगे, इक्वेटर पे अरेंज होंगे। इन सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर निकलेगा, और ये स्पिंडल फाइबर, ये क्या है आपका क्रोमोसोम, ये हो गया काइनेटोकोर। तो ये काइनेटोकोर एक रिंग की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, और इस रिंग के अंदर से स्पिंडल फाइबर्स गुजरते हैं ताकि उस क्रोमोसोम को होल्ड कर सकें। तो ये स्पिंडल फाइबर्स निकले कहाँ से, काइनेटोकोर से, और सिर्फ उतनी ही स्पिंडल फाइबर नहीं निकलती जितना क्रोमोसोम होता है, कुछ और एक्स्ट्रा भी निकलती हैं जो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट या क्रोमोसोम्स के थ्रू नहीं जाती हैं। अब देखो, सेंटर में जो है एक प्लेट बन गई। ये जो प्लेट बन गई इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। तो इक्वेटोरियल प्लेट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, आपका
मेटाफेज का। किसका फीचर है आपका? मेटाफेज का। सेंट्रियोल्स जो हैं वो पोल्स की तरफ पहुंच चुके हैं, स्पिंडल फाइबर्स इसमें निकल रही हैं, क्रोमोसोम्स जो हैं इक्वेटर पे प्रेजेंट हैं, इक्वेटर में एक प्लेट बन रही है जिसको इक्वेटोरियल प्लेट हम कह रहे हैं, और काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जा रही है। अब ये पहुंच जाएगा कहाँ पर? आपके एनाफेज में। जैसे ही एनाफेज में जाएगा, यहाँ पर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी, मतलब क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होगा। ये जो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं आपके काइनेटोकोर से क्रोमेटिड्स को ऊपर पोल की तरफ ले जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सेपरेशन हो जाएगा यहाँ पर क्रोमेटिड्स का, और क्रोमेटिड्स कहाँ चले जाएंगे? दे विल मूव टुवर्ड द पोल। कहाँ चले जाएंगे? ये पोल की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ये जो क्रोमेटिड्स जो हैं वो क्या करेंगे? दे विल शो अ पोलवर्ड मूवमेंट। ये क्या कर देंगे? इसको यहाँ पर पोल्स के पास लेके जाएंगी, खींच के लेके चली जाएंगी एनाफेज में। एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज होगी, जिसमें क्या नजर आएगा आपको? ये जो क्रोमेटिड्स हैं इनका सेपरेशन नजर आएगा। अब आ जाता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा? जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी, डिकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा क्रोमोसोम्स का, इसीलिए फिर अगेन एक धागे की तरह ये स्ट्रक्चर नजर आएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। और अब ये जो सेल है ये एंटर करेगी, जो ऑर्गेनेलीज हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगी, एंड नाउ दिस सेल विल एंटर इनटू द साइटोकाइनेसिस। कहाँ पर एंटर करेगी? साइटोकाइनेसिस में, मतलब साइटोप्लाज्म में डिवाइड होगा। इतना समझ में आया? प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज। ये प्रोफेज सबसे लंबा फेज है, एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज है। शेप आपको कहाँ नजर आते हैं? शेप आपको नजर आता है एनाफेज में, साइज कहाँ नजर आता है? मेटाफेज में। ठीक है, चलिए तो अब क्या है? अब होगी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस में प्लांट और एनिमल सेल में कई बार पूछ लेते हैं किस तरह की डिवीजन होती है। तो अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल की, तो जो साइटोकाइनेसिस जो हो रहा है एनिमल्स में, उसको कहते हैं कि भाई सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल मतलब बाहर से अंदर की तरफ साइटो जो प्लाज्म है डिवाइड होता है। अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल अंदर से बाहर की तरफ, ऐसे सेंटर से बाहर की तरफ जो डिवीजन है वो स्टार्ट होगा। देखिए एनिमल सेल में क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म है वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, और कंडेंस होते होते ये जैसे बाहर से इसमें कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएगी, और वो कंस्ट्रिक्शन कुछ इस तरीके की होगी कि वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा ऐसे, और ये साइटोप्लाज्म को बहुत आसानी से डिवाइड कर देगा, मतलब इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे अगर प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में क्या होता है? गोल्जी बॉडीज के कुछ वेसिकल्स होते हैं जिनको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, पीएच भी लिखते हैं हम लोग, फ्रेगमोप्लास्ट। बेटा ये फ्रेगमोप्लास्ट क्या कर जाएंगे? यहाँ पर सेंटर में, ऐसे सेंटर में डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसको हम कहेंगे कि सेल प्लेट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये नाम याद रखना, सेल प्लेट पूछा जाता है। सेल प्लेट की फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो आपके सेंटर में डेवलप, सेंटर में आ जाएंगे, जमा हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, जिसको हम सेल प्लेट कहेंगे, जिसके बाहर से आपकी मिडल लैमेला की फॉर्मेशन होगी, और अब सेंटर से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न में, सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न में क्या होगा? ये साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी। डॉटर सेल्स बन जाएंगी तो बस होगी माइटोसिस। पेरेंट सेल था, 46 क्रोमोसोम्स थे, डॉटर सेल्स में भी क्या हो जाएंगे? 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, सेम सेम। ये जो क्रोमोसोम्स थे वो सेपरेट हो गए, इसीलिए दोनों में इक्वल इक्वल एनाफेज के कारण उसमें क्या हो रहा है? आपका इक्वल क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। ठीक है, याद रखना क्या? सेंट्रीपीटल एनिमल में, सेंट्रीफ्यूगल प्लांट में। प्लांट के अंदर सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है, जो गोल्जी बॉडी के जो वेसिकल्स होते हैं जिनको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, ये जमा हो जाते हैं, सेल प्लेट बनाते हैं, उसके फिर मिडल लैमेलास बनता है, और धीरे धीरे क्या होगा? आपका साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। तो ये था माइटोसिस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। देखिए ये जो चैप्टर जो है, ये जो सेल डिवीजन जो है, ये क्या शो कर रहा है? सेल डिवीजन शो कर रहा है कि सेल है, ठीक है, वो डिवाइड कर रही है, मतलब डिवाइड कर रही है कि भाई जो नंबर ऑफ डॉटर सेल्स हैं वो एक क्रोमोसोम है डॉटर सेल्स में वो इक्वल होना चाहिए। जैसे माइटोसिस है,
हम कह रहे हैं कि इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन हो रही है या फिर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सोमैटिक सेल्स हैं, मैं एक टर्म यूज करना चाहूंगी यहां पर, सोमैटिक सेल, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो इन सोमैटिक सेल्स में क्या होगा, ये नंबर, जैसे हमें चोट लग गई तो यहाँ पर हमें नंबर सेम रखना है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रखना है, एक जैसी सेल रखनी है, तो ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती हैं। इनमें वेरिएशन का कोई स्कोप नहीं है। माइटोसिस वेरिएशन नहीं लेके आएगा, ठीक है, वेरिएशन आएगी मियोसिस के कारण। तो ये सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स को मेंटेन करके रखता है। सो मियोसिस को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।